तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले, जो कि साइंस का रहेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चंस भी दिखने वाला है और दिख भी रहा होगा। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी तक से जुड़ गए, जल्दी से जुड़ जाओ। आप सभी को मैं बता दूं, पैरामेडिकल की जो क्लासेस चलती है हमारे इस चैनल पे 8 बजे डेली शाम में चलती है इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे 8 बजे डेली क्लासेस चलती है। तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को यार जल्दी नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, पेड क्लास का लेकर के हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है कि यूट्यूब पर कितने बजे से कौन सी क्लासेज होगी। इसका PDF भी मिलता है टेलीग्राम पे ही। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टोटल लर्निंग सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, और पॉलिटेक्निक वाले का भी स्टार्ट हो गया हमारे इस चैनल पे। पॉलिटेक्निक वाले का भी रेगुलर मिल रहा है। यदि आप सभी के नज़र में कोई भी पॉलिटेक्निक वाले हैं तो उन सभी को इस चैनल के बारे में बता दीजिए। और यूट्यूब पर भी उसका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर से देख सकते हो आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है, सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है? यानी कि सर्वदाता किस रुधिर रक्त को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ए वाले को, ऑप्शन नंबर बी है बी वाले को, ऑप्शन नंबर सी है AB वाले को, ऑप्शन नंबर डी है O वाले को। सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है जी? हाँ जी, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाले का O ग्रुप। यदि जिसका ब्लड ग्रुप O है तो वो सभी को दे सकता है, यानी कि सर्वदाता, यानी कि सभी को दे सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है इसको? तो मालूम है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है। अगर वही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछ देते, सर्वग्रहण, सर्वग्रहता, ठीक है, सर्वग्रहता, सर्वग्रहता में कौन सा ब्लड ग्रुप आता है? यानी कि कहने का मतलब सभी ब्लड को ग्रहण करने वाला, किसी भी प्रकार का ब्लड हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे O हो, चाहे AB हो, इन सभी को ग्रहण कर सकता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? O वाला क्या है? O वाला सभी को, इन सभी को दे सकता है, मगर खुद इन सभी को नहीं ले सकता, वो केवल OA को लेगा। लेकिन ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सब ब्लड वाला ले सकता है? O भी ले लेगा, A भी ले लेगा, B भी ले लेगा, AB भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। हाँ, लेकिन देगा किसको? हाँ जी, जल्दी से बताइए। लेने के लिए तो सब ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो सर्वग्राहता कहेंगे उसको AB को कहेंगे। ठीक है, AB और O के बीच में डिफरेंस समझिए। जो O ब्लड ग्रुप जिनका रहेगा ना, वो सभी को दे सकते हैं मगर ले नहीं सकते। और लेकिन B वाला है कि सबसे ले सकते हैं, देखिए, सबसे ले सकते हैं, यानी कि A से भी ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं, O से भी ले सकते हैं, मगर किसी को जल्दी दे नहीं सकते। ठीक है, यानी O का यहाँ पे कंडीशन, ये सबको देगा मगर लेगा नहीं। ठीक है, ये O वाला है तो OA वाला लेगा। तो याद रखना, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा, सर्वदाता किस रुधिर वर्ग को कहा जाता था? तो O को। और सर्वग्रहता कहा जाएगा किस रुधिर वर्ग का होता है? तो वो है AB वर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, सॉरी 2 कहता है यहाँ पे कि जीव विज्ञान की शाखा, देखिए जीव विज्ञान की शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है। देखिए, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी है यूथेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी है अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर डी है पारिस्थितिक। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग पूरी तरीके से रेडी रहिए साइंस में। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपको NCERT का लेवल पे रहेगा। तो आप सब लोग NCERT को कभी मत छोड़ना, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अपने तरफ से NCERT रखना। कोई भी टीचर कहे कि बाबू इतना पढ़ लो हो जाएगा, देखिए NCERT आपको नहीं छोड़ना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे यूजेनिक्स। ठीक है, विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है, यानी कि यूजेनिक्स में से। ठीक है, वो शाखा का नाम क्या है दोस्तों? तो यूजेनिक्स,
याद रखिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है पिता, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान होगी। तो संतान कौन सा वर्ग का हो सकता है दोस्तों? पिता के पास ए ब्लड ग्रुप है और माता के पास बी। यदि उसका संतान होता है इन दोनों से तो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है ए या बी या ए बी या तथा ओ वर्ग, यानी कि इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। या बी कहता है ए तथा बी वाला होगा, सी कहता है ए तथा ओ वाला होगा और डी कहता है केवल ओ वाला होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दोस्तों मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे यदि ए पिता का है माता का बी है तो उसके संतान को ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है या ओ हो सकता है, यानी कि चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कुछ भी दे, ए भी रहेगा तो भी चारों ही आंसर मार के आना है। चारों जिस ऑप्शन में दिखेगा उसी को मार के आइएगा, नहीं दिखेगा इनमें से कोई नहीं मारिएगा, जरूर रहेगा आंसर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीन क्या होता है। देखिए जीन क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यकृत का एक भाग है, या बी कहता है आरएनए का एक भाग है, या सी कहता है क्रोमोसोम का एक भाग है, या डी कहता है डीएनए का एक भाग है। तो देखिए जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जीन क्या होता है दोस्तों, जीन एक डीएनए का भाग है। डीएनए मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, डीएनए इसका फुल फॉर्म हो जाता है डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, ये तो हो गया डीएनए। तो डीएनए की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जीन कहते हैं। डीएनए की इकाई है जीन, तो इसका एक छोटा सा भाग तो होना ही है। यह डीएनए का भाग है, भाग में कौन सा है तो इसको इकाई माना जाता है। डीएनए की सबसे छोटी से छोटी इकाई है जीन। ठीक है, और इसकी खोज की यदि बात करें, जीन शब्द का खोज का, तो इसका जो खोज हुआ था वो हुआ था 909 में। ठीक है, 909 में किसके द्वारा किया गया था तो जॉन हानसेन के द्वारा। किनके द्वारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हानसेन। ठीक है, जॉन हानसेन, यहाँ पे थोड़ा सा गिजमिजा के लिखा गया होगा। जॉन हानसेन के द्वारा 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। और जीन को आनुवांशिक का भी इकाई माना जाता है और डीएनए का भी इकाई है। ये याद रखिए, आनुवांशिक की इकाई भी जीन ही है, सारा डिपेंडेंट ऑफ जीन पे है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है RH। RH किसके नाम पर उत्पन्न हुआ? जो RH होता है दोस्तों वो किसके नाम पे उत्पन्न हुआ? RH तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, वही सब किसके नाम पे? ऑप्शन नंबर ए है बंदर, चूहा, मनुष्य, कुत्ता। तो आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ जी, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंदर पर। ठीक है, हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो बहुत अच्छा, उनका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब ये RH जो है वो बंदर के नाम पे उत्पन्न हुआ था, याद रखिएगा। अब RH जो होता है वो क्या होता है, एक तत्व है। RH तत्व है। सन 1940 में लैंडनिस्टर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया। ठीक है, रुधिर कहने का मतलब ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया था, जिन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रिसस, ठीक है, रिसस नामक एक बंदर था, उसमें इस तत्व का पता लगाया था। तो ये तत्व किस में पाया गया था तो रिसस नामक बंदर में, यानी कि वो बंदर था तो उसी के नाम पे ये RH, यानी कि उसी के शरीर से ये RH उत्पन्न हुआ। किस में? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं RH फैक्टर। कहीं कहीं आपको RH फैक्टर भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो ये RH फैक्टर को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है
किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा तापक्रम है दोस्तों जहां पे एंजाइम सक्रिय होगा। ऑप्शन नंबर ए 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय कब होती है, तो याद रखना है आपसे कितना डिग्री पर जी, तो वो है 40 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है जी। हाँ जी, 40 डिग्री पर क्या होता है, एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जरूर करो। ऑप्शन नंबर है 3600 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 2900 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है 1000 कैलोरी। एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है मनुष्य को। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2900 कैलोरी। तो ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा 2900 कैलोरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कभी कभी आपको 2500 कैलोरी भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन मालूम है 2900 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन खाना चाहिए। ठीक है, 2900 से 3500 के बीच में यदि आप सभी को दिखे तो उसी को मारना है। देखिए यहाँ पर से यदि 2500 दिखेगा तो 2500 कैलोरी भी मारना है। ठीक है, 2500 दिखेगा तो 2500 कैलोरी को भी मारना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 2900 कैलोरी से यदि 3500 कैलोरी तक आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको 3500, 2900 और इसके बीच में का आंसर वो राइट होगा। प्रतिदिन एक मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसी लायक उनको खाना खाना चाहिए। जैसे में यदि कोई वो खाना खा रहे तो उसमें 90 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, 400 से 500 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 50 से 70 ग्राम तक वसा होना चाहिए, और तथा जो लाभ वाला होते हैं ना वो तत्व भी उसमें होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है ग्लाइकोजेन का संचय होता है। ग्लाइकोजेन का संचय कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए रुधिर में, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी यकृत एवं पेशीय कृत में, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय में। ग्लाइकोजेन का संचय तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ग्लाइकोजेन का संचय कहाँ होता है, वो होता है यकृत एवं पेशियों में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यकृत एवं पेशियों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिख रहा होगा, कहता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपाच्य होता है, यानी कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपाच्य कहाँ होता है जी। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है वेसोप्रोसिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपाच्य कहाँ किसके द्वारा होता है मुख्य रूप से। देखिए तो यहाँ पर से जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है इंसुलिन के द्वारा होता है। ठीक है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपाच्य इंसुलिन के द्वारा होता है। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना वो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पे समझिएगा बीटा अल्फा वाला 2020 में पूछा हुआ था। इंसुलिन जो होता है हार्मोन हमारा इंसुलिन, वो बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि बीटा कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रहेगा तभी ना आप सभी लोग बताइएगा। तो वो कौन सा है जी हार्मोन, तो वो है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है,
और इसमें मुख्यतः रूप से प्रोटीन भी होता है, ठीक, याद रखिएगा। और ग्लूकोज में ग्लाइकोजेन के परिवर्तन की दर को पेशीय एवं क्या होता है यकृत में काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जब उपाच्य होता है ना तो क्या करता है, ग्लूकोज में ग्लाइकोजेन की परिवर्तन की दर को पेशी और यकृत में काफ़ी दर से बढ़ा देता है, और यह जो शर्करा एवं वसा का निर्माण में भी सहायक करता है। कौन पता है, कौन पता है ये कौन है, तो ये इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है। मोटापा हम लोग किसकी अधिकता के कारण हो जाते हैं, मोटा हो जाते हैं, पूरा फैट। देखिए यहाँ से आसानी से पता लग गया। ऑप्शन नंबर ए शर्करा के कारण, ऑप्शन नंबर बी वसा उत्तक के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी संयोजी उत्तक के कारण। इसका आंसर तो आसान है जी, आप लोग आसानी से दोगे। तो चलिए देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सभी लोग, आई होप सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी राइट है जी, वसा उत्तक। देखिए मोटापा का जो वसा की अधिकता से क्या होता है, हमारा शरीर मोटापा हो जाता है, यानी कि मोटा होने लगता है। और मोटा जब होता है ना तो हमारे शरीर में जो हृदय की बीमारी होती है वो आ जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, नहीं ज़्यादा मोटा होना। यदि मोटा होइएगा तो हृदय की बीमारी होती है, और जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो बढ़ जाता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है हमारे शरीर के लिए। और वसा जो ग्लिसरॉल होता है एवं वसीय अम्ल का जो एस्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं की उपस्थिति रहती है, किसमें, वसा में। तो इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं मोटा होना है। तो वसा जो उत्तक होता है इसको कम करिए, इससे जो वसा फैट जिसमें है उसको आप लोग कम करिएगा, आसानी से फैट आपका कम होगा, फैट कम होगा, मोटापा कम होगा, मोटापा कम होगा, हृदय की बीमारी कम होगी। यदि हृदय की बीमारी कम होती है तो आप सभी लोग सुरक्षित एवं स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है दोस्तों। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ प्रत्येक क्लास में 8 बजे से। तो जय हिंद, जय भारत।